नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी आदत पर बात करने वाले हैं, किताबें पढ़ना। हम्म। हम सब ने सुना है कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्यों? ये महज एक शौक से बढ़कर क्यों है? और क्या ये आज की इतनी तेज रफ्तार दुनिया में भी उतना ही जरूरी है, जहां हर जानकारी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तुरंत मिल जाती है? यही सवाल आज की चर्चा के केंद्र में है। बिल्कुल। और हमारे पास इसका विश्लेषण करने के लिए एक स्रोत है। एक YouTube वीडियो का अंश है जहां वक्ता बड़े जुनून के साथ ये तर्क देते हैं कि किताबें पढ़ना हमारे अस्तित्व के लिए कितना जरूरी है। अच्छा। उनका दावा है कि हम सब अनजाने में अपने ही दिमाग की एक जेल में कैद हैं और किताबें उस जेल से बाहर निकलने का शायद इकलौता रास्ता है। ये दिमाग की जेल वाली बात, ये सबसे दिलचस्प है ना? तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर होगी। ये दिमागी कैद आखिर है क्या, और किताबें हमें इससे आजाद कैसे करा सकती हैं? और इस आजादी का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहले विचार से जो स्रोत में दिया गया है और जो सच कहूं तो सुनने में थोड़ा चुभ सकता है। ओके। वक्ता का कहना है कि हमारे अपने विचार उतने भी खास या दिलचस्प नहीं होते जितना हम मानते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे कोई मानना नहीं चाहेगा। हर किसी को लगता है कि उसकी सोच अनोखी है। हाँ, लेकिन वो इसे साबित करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। सोचिए, अगर कोई हमारे बस एक हफ्ते के सारे विचारों को रिकॉर्ड करके कागज पर छाप दे। अच्छा। तो उसे पढ़कर हमें कैसा महसूस होगा? हमें शायद शर्मिंदगी और हैरानी होगी कि हमारे विचार कितने मामूली, कितने उबाऊ और दोहराव वाले हैं। ये कल्पना ही डरावनी है। हाँ, वही पुरानी चिंताएं, वही काम की बातें, वही छोटी मोटी शिकायतें। वही कल क्या करना है इसकी प्लानिंग। हाँ, एक ही लूप में दिन ब दिन। स्रोत में कहा गया है कि ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है कि हम अपनी ही सोच के एक सीमित दायरे में घूमते रहते हैं। और ये दायरा बनता कैसे? स्रोत के मुताबिक हम सब एक संकीर्ण, सीमित दुनिया में रहते हैं। हमारा शहर, हमारा दफ्तर, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, ज्यादातर सब कुछ एक जैसा ही रहता है। हम रोज एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं, एक ही तरह की बातें करते हैं। सही बात है। और ये माहौल हमारे दिमाग के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। और उस दीवार के अंदर एक ठहराव आ जाता है। यहाँ पर वक्ता एक बहुत मजबूत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये स्थिति हमें पीड़ा देती है। पीड़ा? हाँ, ये सिर्फ बोरियत नहीं है, ये एक तरह का गहरा मानसिक कष्ट है। हमें शायद इसका एहसास भी नहीं होता क्योंकि हम इसके आदी हो चुके होते हैं। लेकिन ये एक तरह की घुटन है जो हमारी क्षमता को, हमारी रचनात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये बहुत गहरी बात है। तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एक जेल में हैं, जहां विचार भी वही पुराने और घिसे पिटे हैं। और यहीं से बात एक नया मोड़ लेती है। अगर हमारा दिमाग एक जेल है, तो किताबें उस जेल के ताले की चाबी हैं। या कह सकते हैं कि किताबें उस जेल से बाहर की दुनिया का नक्शा हैं। क्या बात है! वे हमें बताती हैं कि इस छोटी सी कोठरी के बाहर एक बहुत बड़ी, दिलचस्प और रंगीन दुनिया मौजूद है। बिल्कुल। स्रोत में इसे एक रोमांचक सफर की तरह बताया गया है। ये सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है। नहीं। ये समय और स्थान से परे जाकर किसी और की आंखों से दुनिया देखने जैसा है। जैसे आप आज रात अपने बिस्तर पर लेटकर प्राचीन रोम की यात्रा कर सकते हैं। आप वहां के सम्राट मार्कस ऑरेलियस के साथ बैठकर ये समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक होने के बावजूद वो किन परेशानियों से जूझ रहा था। और उस बात को आगे बढ़ाते हुए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, ये दर्शन की यात्रा है। हाँ। जब आप मार्कस ऑरेलियस को पढ़ते हैं तो आप असल में स्टोइज्म के सिद्धांतों को समझ रहे होते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में भी शांत और मजबूत रहा जाए। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सबक है जो 2000 साल बाद भी हमारी जिंदगी में उतना ही काम का है। सही बात है। और ये सिर्फ रोम तक ही सीमित क्यों रहे? आप पेलोपोनेशियन युद्ध के दौरान प्राचीन ग्रीस की गलियों में घूम सकते हैं और देख सकते हैं कि लोकतंत्र और साम्राज्य के बीच की लड़ाई कैसी दिखती थी। हाँ। या फिर आप पुनर्जागरण काल के इटली में लियोनार्डो दा विंची के साथ उसके स्टूडियो में खड़े हो सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि एक ही इंसान, एक ही जीवन में एक महान कलाकार,
एक वैज्ञानिक और एक आविष्कारक, सब कुछ कैसे हो सकता है? यहाँ जो सबसे कीमती चीज मिलती है वो है एक नया नजरिया। हाँ, श्रोत कहता है कि किताबें हमें उन विचारों से मिलाती हैं जो हमारे अपने विचार नहीं हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अपने विचार तो, जैसा हमने पहले बात की, एक सीमित दायरे में कैद हैं। बिल्कुल। जब हम किसी दूसरी संस्कृति, किसी दूसरे युग या किसी दूसरे दर्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उनके विचार हमें अजीब या विचित्र लग सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरे ग्रह की बातें हों। और यही टकराव, यही हैरानी हमारे दिमाग के बंद दरवाजों को खोलती है। अच्छा। यही रचनात्मकता की जड़ है। जब दो बिल्कुल अलग विचार टकराते हैं तो एक तीसरा नया विचार पैदा होता है। किताबें यही करती हैं। वे हमारी छोटी सी दुनिया को इतिहास की, विज्ञान की और कला की बड़ी दुनिया से टकराती हैं, और इस टकराव से हमारी सोच का विकास होता है। तो किताबें हमें अलग अलग जगहों और समय में ले जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा सफर हमें हमारे अंदर ही करवाना होता है। इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में कही गई जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? वक्ता का दावा है कि आपके विचार आपके अपने नहीं हैं। ये सुनने में पहली बार बहुत अजीब लगता है ना? हाँ। कि मेरी सोच मेरी कैसे नहीं हो सकती? बिल्कुल। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी ही सोच है। लेकिन फिर वक्ता समझाते हैं कि हमारी सोच, हमारे मूल्य, हमारी मान्यताएं, ये सब हमें विरासत में मिली हैं। अच्छा। हमारे माता पिता से, हमारे समाज से, हमारे संस्कृति से और हमसे हजारों साल पहले जी चुके लोगों से। हम आज अचानक पैदा नहीं हो गए। सही बात है। हम एक बहुत लंबी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर हमारी सोच, हमारी संस्कृति, इतिहास की देन है, तो हम इस विरासत को समझेंगे कैसे? हम अपनी जड़ों को पहचानेंगे कैसे अगर हम उन्हें देख ही नहीं सकते? और इसका जवाब एक बार फिर किताबों में ही मिलता है। हाँ, स्रोत के अनुसार किताबें हमें उस अतीत की वास्तविकता में स्थापित करती हैं। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं या महान साहित्य पढ़ते हैं, तो हम असल में उन अदृश्य धागों को समझ रहे होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से और हमारी संस्कृति की गहराइयों से जोड़ते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। वक्ता एक चेतावनी भी देते हैं। वो पूछते हैं कि अगर हम इस विरासत को, इन किताबों में छिपे सबकों को नजरअंदाज कर दें तो क्या होगा? तब हमारी दुनिया संकीर्ण और संकीर्ण होती चली जाएगी। और भी ज्यादा। हाँ। हम अपने दिमाग की जेल में और भी गहराई से कैद हो जाएंगे। स्रोत कहता है कि इसका नतीजा निराशा, कुंठा और जीवन में बुरी चीजों का घटित होना है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य से कट जाते हैं, जब हम इतिहास से सीखना बंद कर देते हैं, तो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हमें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। अच्छा। हम हर चीज को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि किताबें पढ़ना सिर्फ ज्ञान हासिल करने का तरीका नहीं है, ये अपनी मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी परेशानियां अनोखी नहीं है। हमसे पहले भी लोग ऐसी ही मुश्किलों से गुजरे हैं और उन्होंने उनसे निकलने के रास्ते खोजे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये खुद को एक बहुत बड़ी और व्यापक कहानी में स्थापित करने जैसा है। इससे हमारी अपनी कहानी को एक नया अर्थ मिलता है। इन सब तर्कों को और मजबूत बनाने के लिए वक्ता अपना एक बहुत ही निजी अनुभव भी साझा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें 1 महीने तक कोई किताब पढ़ने को ना मिले, बिल्कुल, तो वो सचमुच अपना दिमागी संतुलन खो देंगे। ये बात तो सीधे दिल पर लगती है। ये दिखाता है कि उनके लिए पढ़ना कोई काम या शौक नहीं, बल्कि एक जरूरत है। हाँ, सांस लेने जैसी जरूरत है। बिल्कुल। और फिर वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पर नकारात्मक माना जाता है। कौन सा शब्द? वो इसे एक लत या एडिक्शन कहते हैं। अच्छा। सबसे अच्छी लत है जो किसी को हो सकती है। लत शब्द सुनकर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग में नकारात्मक धारणाएं बनती हैं। सही है। लेकिन अगर हम इसके मूल को समझें, यानी किसी काम को बार बार करने की एक तीव्र बेकाबू इच्छा, तो शायद वक्ता का मतलब है कि यह एक ऐसी इच्छा है जिसे हमें जानबूझकर विकसित करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब आमतौर पर लत का मतलब होता है किसी बुरी आदत का गुलाम हो जाना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात एक अच्छी आदत को अपनाने की हो रही है। तो ये सबसे अच्छी लत कैसे हुई? देखिए, ज्यादातर नशे या लतें आपको बाहरी दुनिया से वैलिडेशन और खुशी लेने पर मजबूर करती हैं। वे आपके दिमाग को संकुचित करती हैं और आपको एक ही चीज पर निर्भर बना देती हैं। आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। सही बात है। किताबें पढ़ने की लत
ठीक इसका उल्टा करती है। यह आपको बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर आपके अंदरूनी विकास पर केंद्रित करती है। अच्छा। ये आपको अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण देती है। मतलब ये एक ऐसी लत है जो आपको आजाद करती है, गुलाम नहीं बनाती। ठीक कहा। ये ज्ञान की, नए नजरियों की और विकास की एक निरंतर भूख है। ये उस दिमागी जेल से बाहर रहने की एक लगातार कोशिश है। इसलिए ये एक सक्रिय चुनाव है, कोई निष्क्रिय शौक नहीं। आप जानबूझकर इस आदत को बनाते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि ये आपको एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा रचनात्मक इंसान बनाती है। तो इस नजरिए से देखें तो ये वाकई सबसे अच्छी लत हो सकती है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने अपनी यात्रा एक असुविधाजनक विचार से शुरू की थी कि हमारे अपने विचार कितने सीमित और दोहराव वाले हैं। और ये कि कैसे ये सीमा हमें अनजाने में एक तरह की पीड़ा देती है, एक मानसिक घुटन का एहसास कराती है। बिल्कुल। और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किताबें उस दिमागी जेल की दीवारों को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली औजार है। वे सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं है, वे एक रोमांचक सफर हैं जो हमें समय और स्थान से परे ले जाता है। और वे हमारी जड़ों से, हमारे इतिहास और हमारी विरासत से जुड़ने का माध्यम है। हाँ। और अंत में ये एक सकारात्मक लत है, एक ऐसी आदत जिसे हम चुनकर अपनाते हैं ताकि हमारा दिमाग हमेशा विकसित होता रहे, संकुचित ना हो। सही बात है। तो असल में किताबें पढ़ना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करना है। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि आप हजारों सालों की इंसानी सोच और तजुर्बे का हिस्सा बन जाते हैं। क्या बात है। ये आपकी रोजमर्रा की चिंताओं को छोटा और आपकी समझ को बड़ा बना देता है। बहुत खूब कहा। ये हमें याद दिलाती है कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में ये कहा गया है कि दुनिया को आज किताबें पढ़ने वाले और लोग